हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए गाइज, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने रोलिंग पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किया था। और बच्चों, लास्ट में जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था वो ये था कि भाई किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे रोलिंग मोशन हो रही है तो फिर इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होती है और जस्ट इंक्लाइन प्लेन से नीचे वो आने वाली होती है तो उस समय उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, ये हमने आपको अच्छे से बता रखा है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे अब हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। छोटा सा कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, ओके, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होती है ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि फ्रिक्शन एक्चुअल में किधर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, बहुत बार परेशानी होती है बच्चों को, फोर्स किधर लग रही है, फिर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, तो इसमें काफी परेशानी होती है। तो अभी बच्चों हम लोग आपको डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई इस तरह का स्फेरिकल बॉडी है और सरफेस पे ऐसे रखी गई है। ओके, हमने सेंटर से कुछ ऊपर इस पे एफ फोर्स लगाया, कैपिटल एफ फोर्स लगाया। कितनी डिस्टेंस पे लगाया, कुछ ले लेता हूं, चलो एक्स पे लगाया। ठीक है, और ये सरफेस क्वाइट रफ है। ओके, अब बच्चों ये एफ लगाने से क्या होगा, इस बॉडी में टॉर्क आएगी, बिल्कुल फोर्स इनटू सेंटर ऑफ मास के वो टॉर्क आएगी। तो इसमें दो बातें होगी। एफ के लगाने से एक तो बच्चों इसके सामने एक एक्सेलरेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की, क्योंकि सिस्टम पर आगे आपने फोर्स लगाया है। ओके, साथ साथ फ्रिक्शन एक्ट करना चालू भी करेगी। ओके, अब वो फ्रिक्शन आगे एक्ट करेगी, पीछे एक्ट करेगी, ये सिचुएशन हमें कंसीडर करना है। ओके, एंड बच्चों इसमें क्या होगा कि आप देख रहे हो खुद को, ये बॉडी ऐसे रोटेट भी करेगी, ये बॉडी रोटेट भी करेगी। ठीक है, इस फोर्स का एक टॉर्क लगेगा, एक्चुअली फ्रिक्शन भी होगी तो फ्रिक्शन का भी टॉर्क होगा। तो बेसिकली हमें यह समझना है कि फ्रिक्शन एक्ट किधर कर रही है। तो ऐसे सवाल में जब कोई भी बॉडी हो और किसी पर्टिकुलर एक्स पे दे दी जाए और आपसे पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन दिस सरफेस, तो इसके लिए सबसे पहले आप मान के चलो कि इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी आगे चलने की है कि पीछे चलने की है। अगर ये पता पड़ जाए बच्चों तो हमारा काम हो जाएगा। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी आगे बढ़ने की है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की टेंडेंसी पीछे बढ़ने की है तो आगे। अभी बच्चों मैं यहां पे क्या डिस्कस नहीं कर रहा, मैं यहां पे अभी ये डिस्कस नहीं कर रहा कि यहां प्योर रोलिंग हो रही है नहीं हो रही है, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जनरल बात बोल रहा हूं कि अगर ये इस पर फोर्स लगा है तो हम जानना चाहते हैं कि यहां फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। बस सीधी सी बात है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है। क्लियर है बच्चों? ओके, प्योर रोलिंग का भी केस ले सकते हैं। ठीक है, अभी सिंपल बात है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए सबसे पहले फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करो। ठीक है, इफ वी डोंट कंसीडर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जरा टॉर्क लगा लो। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, और इस टॉर्क को क्या लिखेंगे, आई टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, और ये आई क्या है बच्चों, कुछ भी हो सकता है सिस्टम का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में जनरली बात कर लेते हैं बहुत बार, तो चलो इसका मैं रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में एम के स्क्वायर लिख दिया। तो यहां से बच्चों अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स बाई एम के स्क्वायर। ओके, तो ये अल्फा हमने निकाल लिया। ओके, अब बच्चों सिस्टम पे आगे एक फोर्स लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या होगी, एफ बाई एम। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा इस वाले पार्ट पे, ए वाले पार्ट पे। ठीक है, ए वाले पार्ट पे ये पूरी चूंकि ऐसे घूमने लग रही है अल्फा से, ए वाले पार्ट का एक वेलोसिटी तो इस सेंटर ऑफ मास का होगा, और ऐसे रोटेशन की वजह से बच्चों इस साइड में एक्सेलरेशन होगी अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर। क्लियर होगी, अल्फा टाइम्स ऑफ आर अगर रेडियस आर है तो। ओके, सो अगर मैं बोलूं इफ ए हैज टेंडेंसी टू मूव फॉरवर्ड,
ओके अगर ए की टेंडेंसी आगे बढ़ने की है तो साफ क्लियर है कि ए सी बड़ी होनी चाहिए अल्फा आर से, बिल्कुल आगे का एक्सेलरेशन बड़ा होना चाहिए पीछे से, तभी तो ए की टेंडेंसी आगे मूव करने की होगी। ओके तो बच्चों इस केस में फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, तो इस केस में अब फ्रिक्शन को कंसीडर करें, फ्रिक्शन विल बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये तो क्लियर हो गया, फ्रिक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और साथ साथ कंडीशन को अगर मैं लिखूं तो कंडीशन क्या होगा, ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन अल्फा आर, और ए सी हमने निकाल के रखा हुआ है यहां पे एफ बाई एम, अल्फा आर तो ऐसा करते हैं अल्फा डाल देते हैं एफ एक्स बाई एम के स्क्वेयर इंटू आर, एम से एम कैंसल, एफ से एफ कैंसल, ओके सो 1 ग्रेटर देन एक्स आर बाई के स्क्वेयर। ठीक है, आप चाहे तो इसे पलट सकते हैं, या एक्स निकाल लीजिए तो के स्क्वेयर बाई आर, एक्स की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू के स्क्वेयर बाई आर से छोटी है। ओके तो जब एक्स की वैल्यू के स्क्वेयर बाई आर से क्या हो बच्चों, छोटी हो, तो समझ लीजिए कि फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी, फॉरवर्ड एक्ट करेगी, सॉरी बैकवर्ड एक्ट करेगी, मतलब ए पॉइंट की टेंडेंसी फॉरवर्ड मूव करने की होगी। ओके तो ये कंडीशन है। ओके सिमिलरली इफ ए हैज टेंडेंसी टू मूव बैकवर्ड, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। तो ऐसे केस में कंडीशन क्या है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल यानी ए सी मस्ट बी लेस देन अल्फा, और बच्चों सॉल्व करेंगे तो चीजें एग्जैक्टली वही आएंगी, बस उल्टी कंडीशन में आएगी। चलिए सॉरी x इज ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर। अभी यहां क्या है बच्चों, x इज लेस देन के स्क्वायर बाई आर, और यहां पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन के स्क्वायर बाई आर। क्लियर है, सिंपल। इफ a डज नॉट मूव, बच्चों a अगर मूव नहीं करेगी, ए अगर मूव नहीं करेगी तब तो प्योर रोलिंग का केस होगा। ओके ये आपको भी पता है प्योर रोलिंग का केस होगा। तो जब ए मूव नहीं करेगी, ए की टेंडेंसी मूव करने की नहीं है, तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि ए सी मस्ट बी इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ आर, और बच्चों ऐसे केस में ये एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, के स्क्वेयर बाई आर के। तो ऐसे केस में फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने की, तो भाई क्या होगा, फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगा। तो बच्चों एक तरीका है सवालों को इस तरह से बनाने का। ठीक है, अब हमें पता पड़ जाएगा, जैसे प्रॉपर क्वेश्चंस मिलेंगे तो उस क्वेश्चंस में हम लोग प्रॉपरली पता कर पाएंगे कि इसमें फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगी कि फॉरवर्ड लगेगी। हालांकि ऐसे ही सवालों में बच्चों हम चाहें तो अलग अलग वैरायटी के सवाल सेट करके उसमें हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इसी तर्ज पे निकाल सकते हैं। तो जब भी आपको फ्रिक्शन निकालना हो तो मेरा सीधा सा कंसेप्ट होता है, भाई सबसे पहले क्या मान लो, स्मूथ मान लो, और चीजों को देख लो, भाई नीचे कॉन्टैक्ट में उसकी एक्सेलरेशन देख लो कि भाई क्या ज्यादा आ रहा है, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन ज्यादा आ रही है कि बैकवर्ड ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है। तो यानी बॉडी की टेंडेंसी फॉरवर्ड मूव करने की है तो फ्रिक्शन बैकवर्ड होगी, और बॉडी की टेंडेंसी लेफ्ट साइड में या यू कह सकते हो बैकवर्ड मूव करने की है तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड होगा, और कोई भी मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन वहां 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा जब केवल और केवल बच्चों हमने फ्रिक्शन की डायरेक्शन जज करने की यहाँ पे कोशिश करी है। ओके तो चलिए इस चीज को पहले आप एक बार कॉपी कर लीजिए। अब इसमें मैंने 1-2 सवाल और प्रैक्टिस करवा देना है आपका, जिससे कंसेप्ट आपका काफी क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आइए 1-2 सवाल पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे हमारा कंसेप्ट कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रिंग ले लेता हूं, चलो ठीक है। ओके, और ये सरफेस रफ है और फोर्सेस मैंने यहां पे एक फोर्स F लगाया है और यहां से मैंने x पे लगाया है, और ये x का वैल्यू मैं दे देता हूं r/2। इसकी पूरी रेडियस बच्चों r है। ठीक है, और ध्यान रहे ये क्या है, रिंग है। ऐसे बहुत सारे सवाल सेट कर सकता हूं मैं, जैसे रिंग पे अगर आपसे पूछ लिया, या अगर मैं सेम सवाल दूं यहां से r/2 पे
ये बच्चों डिस्क ले लिया, ठीक है, तो सेम फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको जज करनी है। ओके, सेम फोर्स F। इसी पे एक और सवाल कर लो, ठीक है। एंड ये स्फीयर ले लेता हूं मैं। ओके, इसकी मास m है, सबकी मास m लेता हूं। तो बताना है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगा। सब रफ है, ये भी रफ है बच्चों, ये भी रफ है। ऐसा करो, वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अभी जो कंडीशन बताया k²/r ग्रेटर देन x, k²/r लेस देन x, इस तरीके से मत बनाओ, ठीक है। वो तो एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन ठीक है, आप इस कोशिश करो कि इसको डायरेक्ट तरीके से बनाएं, ठीक है। मैं दोनों तरीका से करके बताता हूं, ध्यान से देखो। यहां पे देखा जाए बच्चों, ये f लग रहा है, तो सबसे पहले क्या करो, a निकाल लो। कैसे करोगे भाई, F/m कर लोगे। ओके बच्चों, क्लियर है नाउ। फिर ये फोर्स की वजह से इसमें टॉर्क दिखा देता हूं भाई, I टाइम्स ऑफ अल्फा, और ये क्या होगा, F इंटू R/2। I क्या होगी, रिंग है तो mr²। ओके, सो फाइनली बच्चों अल्फा क्या हो जाएगा, F/2 mr। ओके, सो अल्फा क्या हो जाएगा, F/2 mr। तो ये अल्फा पता पड़ गया, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पता पड़ गया। नाउ अब इस वाले पॉइंट का थोड़ा टेंडेंसी देख लेते हैं किधर है। तो सामने क्या है, सेंटर ऑफ मास, पीछे क्या है, अल्फा टाइम्स ऑफ आर। ओके, तो अल्फा टाइम्स ऑफ आर यहाँ पे निकाल लेते हैं डायरेक्ट ही। तो ध्यान से देखिएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ आर क्या हो रहा है, F/2m। तो यहीं से आपको पता पड़ जा रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन से इसकी एक्सेलरेशन कम है, अल्फा आर वाली। देखो अल्फा आर पीछे होगी और आगे क्या होगी, सेंटर ऑफ मास वाली AC। ओके, तो कौन ज्यादा है, यहां पे AC ज्यादा दिख रहा है ना, अल्फा आर से दिख ही रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो इसकी टेंडेंसी किधर मूव करने की है, आगे। ओके, सो फॉरवर्ड मूव करने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन किधर होगा, बैकवर्ड। बस हमें तो डायरेक्शन पता करना था, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा। बेहद आसान है बच्चों। ओके, इस तरीके से हम चाहे तो चीजों को देख सकते हैं, हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप में से बहुत सारे लोग अगर k²/r निकालना चाहते हैं और इसको कंपेयर करना चाहे x से, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ x क्या है, पहले वो कैलकुलेट कर लो। x यहाँ r/2 है और k²/r, k रिंग के लिए क्या होता है बच्चों, इतना तो आपको पता ही होगा, k रिंग के लिए होता है r के बराबर। क्यों, mk² = mr², तो k बराबर r हो जाएगा। सो k²/r कर लोगे, सो ये r²/r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों r। तो साफ क्लियर है कि यहाँ x क्या हो रही है, लेस देन हो रही है k²/r से। क्यों, क्योंकि k²/r की वैल्यू r है और x की वैल्यू r/2 है, तो साफ क्लियर है यहाँ, ठीक है, कि x लेस देन k²/r। जब x लेस देन होती है k²/r से, तो क्या होती है बच्चों, फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करती है। सो F विल बी बैकवर्ड। अभी आपने देखा था जस्ट, ठीक है, x अगर k²/r के से हाँ कम होती है तो ऐसा हो जाता है। क्लियर बच्चों। नाउ अगर डिस्क का केस ले ले, तो डिस्क में सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन तो सब में वही होने वाली है, बस टाउ बदल जाएगा। ओके, क्या होगा, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/2, और I यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, mr²/2 इंटू अल्फा। गौर से देखिएगा, r से r कैंसल, ये 2 से 2 कैंसल। बच्चों यहाँ पे अल्फा टाइम्स ऑफ r अगर मैं निकालूं तो ये F/m ही मिलेगा। तो बच्चों कमाल हो गया, यहाँ पे AC किसके बराबर हो रहा है, अल्फा r के बराबर। सो नो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। ओके, सो यहां पे क्या हो गया, फ्रिक्शन दरअसल यहां एक्ट ही नहीं करेगा, जीरो एक्ट करेगा। क्लियर है बच्चों। यहां पे देखिए ये क्या है, स्फीयर है। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन F/m ही है। फिर से वही कहानी, सब में तो आप देख रहे हो एक ही कहानी करना पड़ रहा है भाई। ये टॉ इसका क्या होगा, F इंटू r/2, और यहाँ I क्या लिखेंगे, 2 सॉलिड है थिंक, तो ये 2/5 कर लेते हैं, mr² एंड अल्फा। ओके, सो r से r कैंसल एंड 5F/4, ये यहाँ पे आ रहा है अल्फा टाइम्स ऑफ r बच रहा है। अल्फा r को मैं रखा तो ये 5/4 ऐसा। क्लियर बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो ये अल्फा r अब की बार ज़्यादा बड़ा है, देखिए यहाँ m छूट रहा है ना, सॉरी। सो बच्चों यहाँ पे F/m है और यहाँ पे क्या है, 5/4 टाइम्स ऑफ F/a, तो एक से ज़्यादा है ये, मतलब आप कह सकते हो कि भाई AC से ज़्यादा है। ओके,
सो कहीं ना कहीं AC कम पड़ गया और अल्फा आर ज़्यादा हो गया, यानी इधर की अल्फा आर ज़्यादा है और AC कम हो गया, तो इसकी टेंडेंसी बैक जाने की होगी, तो फ्रिक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड होगा। क्लियर बच्चों? तो ये चीज़ आप सोच सकते हैं। और हाँ, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं k² वाला। तो बच्चों k² की बात करें तो क्या होता है, 2/5 r² हो जाएगा, नीचे r यानी 2r/5, यानी ये हो गया बच्चों 0.4r। और x हमारा क्या है, x हमारा है r/2 यानी 0.5r। तो दिख रहा है ना कि x यहाँ ग्रेटर है किससे, k²/r से। और बच्चों जब x ग्रेटर होता है k²/r से तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, फॉरवर्ड, और जब x लेस देन k²/r तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, बैकवर्ड। आप ऐसे भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको जो मर्जी। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको k²/r कैलकुलेट करोगे तो रिंग का k² क्या होता है बच्चों, वो होता है r/√2 यानी r²/2, और नीचे r है तो ये r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x किसके बराबर हो जाता है, k²/r के, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू ऐसे भी 0 होता है। तो आप जिस तरीके से जानना चाहो उस तरीके से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही आसान है। मैं तो आपसे बोलूंगा कि भाई आप इस तरीके से कर लो तो ये चीज़ें बड़ा टेक्निकल हो जाती है और चीज़ें क्लियर होती है, कभी चीज़ रखना नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए कॉपी कर लीजिए इस चीज़ को, और आइए इस पर एक दो सवाल और करता हूँ बच्चों। अभी सवाल जो अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको कॉपी करो तो मैं आपको बताता हूँ यहीं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक काम कर रहा हूं, इसमें थोड़ा सा फोर्सेस के डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूं। जैसे हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, ओके, और हमने ऊपर तो फोर्स लगा के देख लिया। अभी मैं बच्चों बीच में फोर्स लगाता हूं, एकदम बीच में, ठीक है, एकदम बीच में फोर्स लगाता हूं, और तब हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन जज करनी है, बड़ी कोई भी हो, देखते हैं क्या मिलेगा। ठीक है, जज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तरीका तो बच्चों वही है अपना, ठीक है। अब इसमें परेशानी क्या हो जाती है, इसके अबाउट टॉर्क कैसे सोचे, ध्यान से देखो। अब बच्चों ये एफ तो टॉर्क देगा नहीं क्योंकि ये सेंटर के अबाउट ही जा रहा है, तो यहां पे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन सीधे सीधे क्या लिखोगे, F/m, और अल्फा वगैरह तो होगा ही नहीं, इस एफ का तो अल्फा नहीं होगा, ये तो कंफर्म है कि एफ का अल्फा नहीं होगा। ओके, अब ये साफ क्लियर है कि बच्चों ये ऐसे इस एफ की वजह से ऐसे तो रोटेट करेगी नहीं, ये तो कंफर्म है कि ऐसे रोटेट करेगी नहीं, तो अब करेगी नहीं, और हम फ्रिक्शन को फिलहाल कंसीडर कर नहीं रहे हैं और एफ लग रहा है, तो इस ए वाला पॉइंट किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ए की टेंडेंसी किधर है, फॉरवर्ड टेंडेंसी है, फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, तो भाई फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा बच्चों, बैकवर्ड एक्ट करेगा। क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड, क्योंकि ये फ्रिक्शन टॉर्क नहीं दे पाएगा, मतलब यहां इधर आने की टेंडेंसी खत्म है। ओके, अल्फा ही नहीं, तो केवल और केवल सामने, तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड। बहुत ही सिंपल है। अगर बच्चों इसी को मैं और इनहांस कर दूं, आपके दिमाग में हो रहा होगा कि भाई सेंटर से मैं बार बार ऊपर लिया हूं, अभी सेंटर वाला भी ले लिया और उससे नीचे ले लेता हूं, बहुत मजेदार चीज हो जाएगा। भाई नीचे ले लेता हूं तो देखता हूं क्या होगा। अब बच्चों यहां पे बड़ी कमाल की चीज है भाई, अब नीचे ले लिया तो क्या अभी हमें बच्चों टॉर्क मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन टॉर्क मिलेगा ठीक है, उसकी वजह से अल्फा ऐसे होगा बच्चों, देखो होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पे कमाल की बात यह है, ज्यादा इसमें कुछ लिख नहीं रहा मैं, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन F/m होगी और अल्फा भी इसी डायरेक्शन में होगी, ऐसे ऐसे होगी अल्फा। सो अगर हम आई अल्फा निकालने की भी कोशिश करें, सो ये होगा F इंटू एक्स, सो अल्फा विल बी ओके, ये होगी। नाउ अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम ध्यान से देखें या फिर ऐसे डायरेक्ट सोचें कि ये अल्फा से ऐसे घूम रही है, तो इस वाले पॉइंट की टेंडेंसी इधर जाने की होगी अल्फा इंटू आर से, और पूरी की सेंटर ऑफ मास आगे ही दौड़ रही है, तो ये AC हो जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो हर बॉडी के लिए यही होने वाला है हमेशा, यानी इस वाला पॉइंट की टेंडेंसी हमेशा आगे ही जाने का है, हमेशा आगे जाने का है। तो यहां पे बच्चों फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड।
ओके, यानी बच्चों आपने क्या सीखा फाइनली आपने ये सीखा कि अगर किसी बॉडी के सेंटर या सेंटर से नीचे वाले हिस्से में अगर हम जब भी फोर्स लगाएं तो फ्रिक्शन हमेशा किधर एक्ट करेगा बच्चों, पीछे। ओके, और अगर इससे ऊपर रखें तो अभी आपने सवाल में भी देखा है किसी किसी बॉडी के लिए फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट करती है और किसी किसी बॉडी के लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड एक्ट करती है। तो ये बॉडी पे डिपेंड करता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी बच्चों? क्या कंसेप्ट 100% क्लियर है ये सब चीजें में? ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े काम की चीज है। ठीक है, अब कभी कभी सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन को आपको देखना पड़ेगा और फिर आगे जज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए इसको पहले कॉपी कर लीजिए, तो अभी मैं एक दो सवाल आपको प्रैक्टिस करके बताता हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और आगे आइए एक सवाल डिस्कस करते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है और इसके ऊपर धागे का बहुत सारा टर्न कर दिया गया है और फिर आगे ले जा करके यहाँ पे एम मास का कोई ब्लॉक लटका दिया गया है। ओके, और ये पुल्ले फिक्स्ड है बच्चों, सिंपल एनएलएम में जैसा पढ़ते थे, फिक्स्ड पुल्ले है, बस इसके ऊपर स्ट्रिंग केवल स्लिप करने वाली है। तो सवाल क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर एंड ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन बतानी है और इसका सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। आल्सो फाइंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट इफ रोलिंग अकर्स। अगर रोलिंग हो रही है, रोलिंग तो सब जगह हो रही है, इसमें भी रोलिंग हो रही है। ओके, तो चलिए बच्चों देखते हैं। अब हमको ये देखना है बच्चों कि भाई इसमें जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, आगे एक्ट करेगा कि पीछे। फोर्स यहाँ पे टेंशन, तो आपको पता है ऐसे इस टेंशन की वजह से टेंशन ऊपर लग रहा है, तो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा, नीचे बैकवर्ड लगेगा या फॉरवर्ड, ये देखना जरूरी है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेंडर के लिए के निकालते हैं। तो सिलेंडर के लिए के क्या होता है बच्चों, r/2, सॉलिड है ना, तो ये डिस्क वाला होता है, तो r/√2 एक्चुअली। तो k²/r निकाल लेते हैं। जो ये r/2 आ गया, ठीक है, और x निकालते हैं तो क्या मिल रहा है, r। x क्या मिल रहा है बच्चों, r मिल रहा है। ओके, तो यहां पे x क्या है, बड़ी है किससे, k²/r से। क्लियर है बच्चों, k²/r से। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फॉरवर्ड, याद होगा, फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फॉरवर्ड। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है कि हाँ सर ये मेरे को याद नहीं है, तो ये छोटा वाला तरीका आपको याद होगा बच्चों। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लो। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन F/m, याद करो I अल्फा कौन देगा, तो F/r, F यानी जो भी है F/r कर लो। सो ये लिख सकते हो mr²/2 अल्फा इक्वल्स F/r, r से r कैंसिल, तो बच्चों r अल्फा यहाँ से निकालोगे तो 2F/m आ जाएगा। अल्फा आर का वैल्यू ज्यादा है, मतलब 2F/m है और a कम है, तो भाई नीचे इधर वाला ज्यादा है और इधर वाला कम है, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, पीछे जाने की। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, आगे। तो साफ क्लियर है, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फॉरवर्ड आगे। क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम जरा बनाता हूं सवाल को बनाने के लिए। केवल हॉरिजॉन्टल से मतलब है तो मैं हॉरिजॉन्टल में ही बनाऊंगा। यहाँ पे बच्चों क्या लग रहा है, T, फ्रिक्शन आगे लग रहा है। ओके, एंड अगर इस वाले ब्लॉक का बना लो तो वो वाला ब्लॉक का तो आपको दिख ही रहा है, टेंशन ऊपर एंड कैपिटल mg नीचे। इसकी एक्सेलरेशन थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए a है बच्चों, ठीक है, a1 है। ओके, और इसकी एक्सेलरेशन सेंटर की मान लेता हूं a2 है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक चीज तो समझ रहे हो ना, चूंकि रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट 1 जो होगा वो तो 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ पार्ट क्या होना चाहिए, 0। और बच्चों ये रोटेट कैसे करेगी, रोटेट ऐसे करेगी। तो इस वाले पार्ट का 2 एक्सेलरेशन, एक तो अल्फा टाइम्स ऑफ r और दूसरा बच्चों a2, क्योंकि इसका सेंटर कितने से आगे बढ़ रहा है, a2 से। क्लियर है बच्चों? तो क्या करोगे भाई, यहाँ पे कैसे लिखोगे, तो इस a1 की वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि आगे है a2, पीछे है अल्फा r, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 0। और ऐसे भी बच्चों इतना चीज लिखने की जरूरत नहीं थी। जब भी कोई प्योर रोलिंग हो रही है तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो एक्सेलरेशन और इसकी जो अल्फा होती है दोनों रिलेटेड होती है, a2 इक्वल्स अल्फा टाइम्स ऑफ r, जब सरफेस क्या हो, रिजिड हो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो। तो ये आप डायरेक्ट भी चीजों को लिख सकते थे। ओके, तो चलो मैं इसको हटाता हूं, ये सब चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं इस चीज को सीधे कि प्योर रोलिंग के लिए भाई कंडीशन है कि a2 मस्ट बी अल्फा टाइम्स ऑफ r। ओके, ये बात क्लियर है बच्चों? नाउ
बच्चों एक बात और बताइए, क्या ये वाला पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा क्या वही एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के हर पार्ट का होगा? स्ट्रिंग के हर पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वही होगा, बिल्कुल। और स्ट्रिंग से कनेक्टेड ये वाली ब्लॉक है और ये नीचे कितने से आ रही है, A1 से आ रही है। तो इस वाले पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा क्या, ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, A1 क्या होगा बच्चों? तो A1 का एक्सेलरेशन 2 होगा, A2 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ आर, बिल्कुल आप पहले भी देखे थे, अल्फा टाइम्स ऑफ आर। और अल्फा टाइम्स ऑफ आर क्या है बच्चों? A2 ही है ऑब्वियसली, तो A1 विल बी 2A2। क्लियर बच्चों, ये रिलेशन हमें मालूम हो गया। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉर्क इक्वेशंस वगैरह आप चाहो तो लिख सकते हो। ओके एंड उस पे लिखो कैपिटल एम जी नीचे माइनस टेंशन इक्वल्स m टाइम्स ऑफ A1। ओके A1 हो गया। ओके सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों A1 को हम चाहे तो 2A2 भी लिख सकते हैं। ओके 1 तो नहीं, ये सेकेंड इक्वेशन मान लो। अब इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो सामने क्या क्या फोर्स लग रहा है, F और T। तो F प्लस टी स्मॉल m इंटू A2 सेंटर पे लिखेंगे, एज ए होल बॉडी पे लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन लिखेंगे यहाँ पे। ओके सो F प्लस टी विल बी m, और A2 की जगह पर मैं डाल देता हूँ A1/2, A1 के टर्म में कर लेता हूँ ना। बच्चों टॉर्क इक्वेशन भी लिख लेते हैं। टॉर्क इक्वेशन क्या होगा, तो ऊपर वाला इसको ऐसे रोटेट कराएगा, नीचे वाला ऐसे रोटेट कराएगा, तो नेट टॉर्क तो ऐसे होना चाहिए, तो T टाइम्स ऑफ R माइनस F टाइम्स ऑफ R, यही नेट टॉर्क है। और T माइनस F इंटू R, टॉर्क को लिख सकते हैं I टाइम्स ऑफ अल्फा। और ऑलरेडी बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, ये हमारा सिलेंडर है तो mr²/2 इंटू अल्फा। क्लियर बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सो T माइनस F विल बी m अल्फा टाइम्स ऑफ R/2। और जैसा कि आपको पता है अल्फा टाइम्स ऑफ R क्या है बच्चों, A2। ओके ये A2 में लिख सकता हूं बाई 2, और A2 के जगह पर हम A1/2 डाल सकते हैं, यानी फाइनली हो जाएगा 4। तो ये अपना फोर्थ इक्वेशन रहा। तो इस तरह से बच्चों हम देख सकते हैं कि ये अपना F प्लस टी m A1/2 के हैं, या T माइनस F m A1/4। अब इन दोनों को चाहे तो हम सॉल्व करके, ठीक है बच्चों, इन दोनों को चाहे तो हम सॉल्व करके, और हमारे पास एक ऊपर इक्वेशन है, तो जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम यहां से T A1 के टर्म में निकाल लेंगे। क्लियर बच्चों, यहां से T A1 के टर्म में, और फिर इसमें लौटा देंगे तो हमारा फाइनली क्या निकल जाएगा, A1 आसानी से। तो क्या करना है, मैं सॉल्व कर देता हूं। चलो पहले इसको आप इतना कॉपी कर लो, मैं इधर सॉल्व करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। और पहले तो मैं बच्चों इसको साफ कर लेता हूं कि भाई फ्रिक्शन की डायरेक्शन जज करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल था। चलिए यहीं पे बना देता हूं मैं। आइए, तो सबसे पहला क्या करूं बच्चों, एडिंग थर्ड एंड 4। जैसे ही ऐड करेंगे तो F माइनस F कैंसल, सो 2T विल बी m A1/2 और m A1/4। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3m A1/4 आ जाएगा। सो टेंशन बच्चों यहां से आ जाएगा 3m A1/8। ओके अब इसको लौटा देते हैं किसमें, सेकंड में। तो फ्रॉम सेकंड कैपिटल mg माइनस टी 3 स्मॉल m A1/8 इक्वल्स कैपिटल m A1। ओके सो कैपिटल mg विल बी 3 स्मॉल m/8 प्लस कैपिटल M, और यहां से हमारा A1 आ जाएगा, कैपिटल mg डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल m/8 प्लस कैपिटल M। क्लियर है, तो ये बच्चों A1 आ जाएगा। जब A1 आ गया तो A2 तो बेहद आसान है भाई, डायरेक्ट A1 में 2 से डिवाइड कर लो, तो जैसे 2 से डिवाइड कर लोगे तो A1 A2। क्लियर बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो चुका। अब हमें ये बोलना है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी निकालिए। ओके अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए बच्चों हमें फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, फ्रिक्शन के वैल्यू को निकालने के लिए T हमें तो पता पड़ ही जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं, ठीक है, और A1 ऑलरेडी निकाला हुआ है वहीं से हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करो, मैं आपको बता देता हूँ कैसे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं। मैं कुछ साफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इसको हटाते हैं। आइए इसको भी हटाते हैं। ओके अब क्या करते हैं,
थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर लेते हैं, तो 2f हो जाएगा। सो m a1 बाई 2 m a1 बाई 4, तो फाइनली बचेगा m a1 बाई 4। सो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, m a1 बाई 8। ओके, नाउ बच्चों ये फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, इसका मास तो m है। ओके, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है म्यू mj की इक्वल। सो m a1 बाई 8, तो म्यू क्या हो जाएगा a1 बाई 8g, और a1 हमारे पास क्या है, ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है हमने। सो म्यू विल बी बच्चों कैपिटल mg डिवाइडेड बाई 3 स्मॉल m बाई 8 प्लस कैपिटल M, ये हो गया। एंड ये तो रहा a1 और नीचे है 8g। ओके, सो म्यू विल बी, एलसीएम ले लिया जाए तो आई थिंक ये 8 हो जाएगा और 8 से 8 ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो कैपिटल M 3 स्मॉल m 8 कैपिटल M, यही होगा आंसर। म्यू का वैल्यू ये मैक्सिमम हो सकता है। तो बस इस सवाल में अगर मैंने जो सिखाया है आपको कि फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगी, उस बेसिस पर इस सवाल को हमने बच्चों बनाने की कोशिश करी है। ओके, क्लियर हो चुका। अगर ये फ्रिक्शन बच्चों अगर हम बैक लगाते तो क्या हो जाती, सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो सकती थी। क्लियर है बच्चों। तो चलिए इसको आप एक बार कॉपी कर लो और फिर हम लोग चीजों को आगे देखते हैं। ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आइए आपको एक स्पूल जैसा प्रॉब्लम डिस्कस कराते हैं। बच्चों स्पूल क्या होता है, आपको पता है कि अंदर में एक ये डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है और बाहर में भी ऐसा एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके, तो यहां से अगर हम फोर्स लगाए तो ये रोटेट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पतली सी पाइप डाल दी गई होगी ऐसे, जो भी सिचुएशन हो जैसे भी हो, और यहाँ से स्ट्रिंग से बांध दिया गया, और यहाँ पे एक पुल्ले लगा दिया गया। ये पुल्ले जो है वो फिक्स्ड वाला है, NLM वाला है, और यहाँ पे कुछ मासेस लगा दी गई। ठीक है, इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेता हूँ, इसकी रेडियस 2R ले लेता हूँ, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ी देर के लिए हम I मान लेते हैं। ठीक है, और सरफेस रफ है। ओके, इसकी मास बच्चों मैं मान लेता हूँ 4m, इसकी मास में मान लेता हूँ m। ओके, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है और आपसे बोला गया है कि आप बताओ इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों। क्लियर है, ऐसे बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 4m। ठीक है, सिंपल सा कहानी है। अब बच्चों इसमें कुछ है नहीं विशेष, बस प्रॉपर्ली जो चीजें रोटेशन में आपने सीखा है, रोलिंग में सीखा है, और हाँ ये रोल कर रही है, ध्यान रखिएगा क्या कर रही है, रोल कर रही है। ओके, तो बच्चों हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है 4m मास का। ठीक है, रोलिंग है तब। ध्यान से देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल इक्वेशन होगा, वो सारा का सारा लिख देता हूं मैं, सॉल्व आप खुद से भी कर सकते हो। 4mg t, सामने t। अब बच्चों ध्यान से देखना, इसकी एक्सेलरेशन नीचे में मान लेता हूं a1। क्लियर, a1 हमें चाहिए, ध्यान रखना a1 हमें चाहिए, प्लान ये है। और इसके सेंटर की जो बच्चों एक्सेलरेशन है वो मान लेता हूं मैं a2। क्लियर बच्चों, इसके सेंटर की एक्सेलरेशन a2 मान लिया और इसका एक्सेलरेशन हमने a1 मान लिया। इक्वेशंस फटाफट पहले लिख लो। अब एक चीज बताओ बच्चों, फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, ये सोचना बड़ा जरूरी है। मैंने पहले भी बताया था कि सेंटर से नीचे अगर फोर्स लगाते हो तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करता है, बैकवर्ड, याद होगा। तो यहां पे बच्चों फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, बैकवर्ड। यहां तक तो क्लियर है बच्चों। ओके, चलिए इक्वेशंस को फटाफट पहले लिख जाते हैं। इसके लिए 4m के लिए इक्वेशन लिखते हैं। 4m के लिए तो सीधा सीधा एक इक्वेशन होगा, नीचे 4mg, ऊपर टेंशन, नीचे 4m इंटू एक्सेलरेशन a1। ये इक्वेशन रहा बच्चों 4m के लिए। अब जो भी काम करना है इसके लिए, ट्रांसलेशन वाली बात करें तो सामने कितना है t और पीछे कितना है फ्रिक्शन, तो क्या होगा, आगे t पीछे फ्रिक्शन इक्वल्स उसकी मास है m इंटू एक्सेलरेशन सेंटर के क्या है बच्चों, a2। ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गया। ओके, ध्यान से देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, अब आपको पता है कि ये पूरी ऐसे रोटेट करेगी। ओके, और ये भी पता है कि बच्चों इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 है,
इनफैक्ट इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन a1 है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा a1। तो ये जो पॉइंट है बच्चों 1, इसका भी एक्सेलरेशन क्या होगा a1 ही होगा। अब बच्चों रोटेशन के सेंस से सोचे तो ऐसे अल्फा से रोटेट कर रही है, तो इस वाले पार्ट का एक एक्सेलरेशन बच्चों इधर क्या होगा अल्फा टाइम्स ऑफ आर, और सामने क्या होगा, सामने तो पूरे सेंटर ही जा रही है a2 से, तो ये a2 और अल्फा आर। लेकिन इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है a1 होना ही चाहिए, बिकॉज इस वाले पार्ट का जो एक्सेलरेशन है बच्चों a1 है, तो a1 होने के लिए a2 माइनस अल्फा आर का वैल्यू a1 होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, समझना अच्छे से, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। a1 का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए बच्चों a2 माइनस अल्फा आर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन रहा। नेक्स्ट, अब बच्चों स्लीपिंग नहीं हो रही है तो 2 पर क्या बातें होंगी। अब 2 का भी तो 2 एक्सेलरेशन होगा, दो एक्सेलरेशन कैसे भाई, एक तो पूरी सिस्टम आगे दौड़ रही है a2 से, और पूरे ये अल्फा से घूम रही है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ 2r, अल्फा टाइम्स ऑफ 2r है पूरा, तो 2r ओके। और इसकी जो एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए बिकॉज स्लीप नहीं हो रहा है, तो a2 माइनस 2 अल्फा r मस्ट बी इक्वल टू 0। सो यहां a2 से 2 अल्फा r, एक इक्वेशन बच्चों ये मिला। क्लियर है, बस इक्वेशंस लिखते चलो, और भी इक्वेशंस मिलेंगे हमें। सेंटर के टुवार्ड्स टॉर्क कौन दे रहा है, तो T इसको ऐसे रोटेट करा रहा है, F इसको ऐसे, तो F इंटू आर, टॉर्क पहले लिखते हैं, तो F इंटू 2r, एक्चुअली ये 2r है पूरा, तो F इंटू सेंटर से 2r माइनस T इंटू आर बच्चों, ये होगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो I टाइम्स ऑफ अल्फा, तो ये हमारा ये रिजल्ट आ गया बच्चों। अल्फा निकालेंगे तो R कॉमन निकालेंगे, तो 2f माइनस टी डिवाइडेड बाई आई आ जाएगा। तो ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन आ गया। क्लियर बच्चों, अब आपके पास इतने सारे इक्वेशंस हैं, अब किसी भी तरीके से सारे इक्वेशंस हमने लिख डाले, टॉर्क इक्वेशन लिख डाला, फोर्स इक्वेशन इस पर लिख डाला, कंस्ट्रेंट भी लिख डाला, मतलब इस वाले पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो a1 के बराबर, तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल करके बॉडी से हमने a1 के बराबर, और इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए बिकॉज ये स्लीप नहीं कर रही है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक्सेलरेशन 0 होनी चाहिए, इसलिए इस साइड में कोई एक्सेलरेशन मैंने नहीं लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस मिल गए। जनरल सवाल है बच्चों, तो इसलिए सॉल्व करने में थोड़ी सी टेढ़ी चीज तो होगी, मिलेंगे आपको। कैसे सॉल्व करोगे मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। प्लानिंग करो कि आपको क्या चाहिए होगा, a1 चाहिए होगा, ओके। a1 को बचा के रखना है, लास्ट में ले जाना है, ओके। तो ऐसा करते हैं बच्चों, ऐसा करते हैं हम लोग, इस थर्ड और फोर्थ से, ध्यान से देखो, थर्ड एंड फोर्थ से अल्फा आर का कहानी खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा आर का कहानी खत्म कर लेते हैं, और फिर से वापस इसमें भी अल्फा आर जो भी मिलेगा, अल्फा का वैल्यू इसमें भी हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम लोग चीजों को डालेंगे वैसे ही एफ और टी क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं, देखिए मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें क्या होगा बच्चों, a1 इक्वल्स a2 माइनस अल्फा आर के जगह पर a2 बाई 2 हम डाल सकते हैं, सो a1 विल बी a2 बाई 2। क्लियर है बच्चों, सो a2 क्या हो जाएगा 2a1, जरूरत पड़ेगा तो इसे हम यूज कर सकते हैं। नाउ अब इसमें से देखते हैं, फ्रॉम 5 में अल्फा है बच्चों, अल्फा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इस अल्फा की जगह पर हम चाहें तो यहां पे ये रख सकते हैं a2 बाई 2r रख सकते हैं, बिल्कुल अल्फा की जगह पर। आगे बढ़ेंगे तो ये r बाई आई 2f माइनस टी, ओके बच्चों। यहाँ से 2f माइनस टी अगर हम निकाल लें तो क्या हमें मिलेगा, आई a2 बाई 2r स्क्वेयर, ये मिलेगा। और 2f माइनस टी विल बी आई, व्हाट इज a2, 2a1 2r स्क्वेयर, ये दोनों कैंसल, सो 2f माइनस टी इक्वल्स आई a1 बाई आर स्क्वेयर। इसको कुछ इक्वेशंस मान लिया जाए, कुछ भी मान लो भी, 6 मान लो। अब बच्चों ध्यान से देखो, 2f माइनस टी आई a1 बाई आर स्क्वेयर, ओके। अब यहां पे देखिए सेकंड से, यहां से बच्चों कोशिश हमारी ये है कि हम इसे सॉल्व करें t के लिए, क्यों, क्योंकि t जैसे ही वापस डालेंगे तो a1 पता पड़ जाएगा, ओके। अब ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम सेकेंड एंड आई थिंक ये फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड से अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, सेकेंड से देखिए तो t माइनस एफ इक्वल्स m, a2 को a1 के टर्म में अभी निकाला है, तो a2 इक्वल्स 2a1, सो 2a1 मिला, ओके। अब इस इक्वेशन को बच्चों, और यहां पे हमें मिल रखा है 2f माइनस टी विल बी आई a1
बाई आर स्क्वायर। देख पा रहे हो, ये दो इक्वेशन से मैं हिंट कर देता हूं, मैं सब कुछ तो कर ही दिया, आप टी फाइंड आउट कर लो और टी निकाल करके किस में पुट कर दो, पुट टी इन ऑब्वियसली वन में। तो जो भी बच्चों इसमें लाओगे, टी का वैल्यू लाओगे तो वो a1 के टर्म में आएगा डेफिनेटली। f को तो कैंसिल करना पड़ेगा किसी भी तरीके से। ऐसा करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, तो सीधे सीधे टी निकल जाएगा, f गायब ही हो जाएगा। और जैसे इसमें बच्चों टी डालोगे तो सब कुछ तुम्हें a1 के टर्म में मिलेगा, सो डायरेक्टली a1 निकल जाएगा। तो पुट टी इन 1 एंड गेट a1, और जैसे a1 आ गया तो आपको इसका एक्सेशन मालूम हो गया। क्लियर बच्चों? तो सवाल बहुत ही शानदार है। अब इसमें दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि इस वाले पॉइंट का जो, इस वाले रस्सी का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, तो हर पार्ट का a1, मतलब इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन, पॉइंट का एक्सेलरेशन a1 होना चाहिए। अब इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्फा से घूम रही है तो अल्फा आर इधर, अल्फा आर क्योंकि यार डिस्टेंस है, और इधर कितना है, सेंटर ऑफ मास a2 से जा रही है, तो a2 माइनस अल्फा आर a1 के बराबर करना था। और यहां पे जो कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, ध्यान रहे, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है, तो जितना एक्सेलरेशन सामने होगा उतना ही एक्सेलरेशन पीछे होना जरूरी है। और बच्चों इसमें अल्फा इंटू आर नहीं होगा, इसका रेडियस देखो, यहां दूरी देखो कितना है, 2r है, ये 2r है पूरा, सो अल्फा टाइम्स ऑफ 2r होता, तो ये थोड़ा सा यहां पे बच्चे फंस सकते थे। छोटी छोटी चीजें बच्चों, मामला फंसाते हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, अच्छा सवाल है, इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। कभी कभी डेटा दे दिया जाएगा, आर का वैल्यू दे दिया जाएगा, आई का वैल्यू दे दिया जाएगा, मास दे दिया जाएगा, तो सिंपल लॉजिक सेम लगाओ, सेम इक्वेशंस, वहां पे ज्यादा इजी सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आपके पास डेटा रहेगा तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए।